हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 23 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज़ है, गवर्नमेंट मूव्स टुवर्ड्स द डीरेगुलेशन ऑफ तारीफ फॉर ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स एट द मेजर पोर्ट्स। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होती है, विच इज़ अंडर इकोनॉमी। तो गाइस, डीरेगुलेशन की बात की जा रही है। जैसे अगर जो पोर्ट्स है हमारे, ठीक है, वहाँ पे क्या जो भी टैक्स वगैरह लगता है, तो उसको डीरेगुलेशन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्व होगा तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करता है और तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न ज़्यादा मिले। ठीक है, तो फिर प्राइवेट प्लेयर क्या अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, टैक्स लिवाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ रेगुलेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी तो टैक्स ऑफ कोर्स कम लगेगा, लेकिन उससे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए डीरेगुलेशन की बात की जा रही है। तो हम थोड़ा समझते हैं। ये जो तारीफ गाइडलाइंस है वो रिलीज़ की जा रही है बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन द बैकड्रॉप ऑफ द, क्योंकि अभी आ रहा है न्यू मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 आ रहा है और वो नवंबर 2021 से इफेक्ट में आया है। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उन्होंने तारीफ गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है। इस एक्ट में हम क्या करेंगे, जो पहला प्रोविज़न था तारीफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स को, इसको हमने एबॉलिश कर दिया। मतलब कि पहले एक एक्ट था, उसके अंदर ये जो टैम्प का एक प्रोविज़न था उसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है, ऐसी ज़रूरत क्यों है, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो अभी क्या है, क्योंकि जो पब्लिक प्राइवेट मॉडल में क्या होगा, अगर आप मेजर पोर्ट्स पे देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का समझ के आ गया कि पब्लिक प्लेयर और प्राइवेट प्लेयर दोनों मिलकर काम करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर आप ये कंसेशन दे देते हो, मतलब कि डेरेगुलेशन करते हो, तो उससे क्या होएगा, ट्रिपल पी concessionaries at major ports were constrained to operate under the stipulations of the erstwhile tariff। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, तारीफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स था, मतलब कि ये अथॉरिटी थी जिसको तारीफ लिवाई करने की पावर थी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स ऐड नहीं होता था, इन्वॉल्व नहीं करता था, कॉन्स्टेंट, मतलब उसको दिक्कत होती थी। ठीक है, इसलिए भी इसको हटा दिया। वेयर एज अगर जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, अगर वो नॉन मेजर पोर्ट्स पे इन्वॉल्व होते थे तो वहाँ वो फ्री होते थे टू चार्ज तारीफ एज पर मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, नॉन मेजर पोर्ट्स पे जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी, उनके ऊपर रोक टोक नहीं थी, तो वहाँ नॉन मेजर पोर्ट्स पे काम करते थे। तो इसी वजह से क्या, टैम्प को एबॉलिश किया सो दैट वो मेजर पोर्ट्स पे भी आके काम करे प्राइवेट प्लेयर। करंटली के जो मेजर पोर्ट्स में ट्रिपल पी कंसेशनरीज है, उसमें क्या है, वो ही हैंडल करते हैं नियर अबाउट 50% ऑफ द टोटल तारीफ, जो हैंडल किया जाता है बाय ऑल द मेजर पोर्ट्स है इन इंडिया। अब इसका हाईलाइट क्या हम जरा देखते हैं। इसमें क्या है, जो कंसेशनरीज है, मतलब कि कितना कंसेशन देना है, कितना नहीं देना है, उनको मतलब कि जो भी टैक्स या तारीफ लिवाई करेंगे, वो उनको अलाउ है कि वो कितना तारीफ को सेट कर से एज पर मार्केट है, क्योंकि मार्केट कभी अप जाता है, कब डाउन जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स लिवाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगी फ्यूचर में जितने भी ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स होंगे, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट जो अभी करंटली अंडर द बिडिंग स्टेज में, मतलब कि अभी वो बिकने के स्टेज पे है, उन पे भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ कंसेशंस को मेंटेन कर सकती है, जैसे ट्रांसशिपमेंट या कोस्टल शिपिंग में वो कंटिन्यू अप्लाई होंगे टू ऑल ट्रिपल पी फ्यूचर कंसेशनर को। इसके अलावा क्या होगा, कुछ रॉयल्टी पे करनी होगी जिन ट्रांसशिपमेंट कार्गो पे, मतलब अभी जितना पे नॉर्मल कंट्री में जितना टैक्स लगता है, वो पहले अगर डेट टाइम लगता था, अब उस पर 1 टाइम लगेगा। ठीक है, सिमिलरली कोस्टल कार्गो पे जो कंसेशनर्स हैं, अब उनको 40% रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, जो पहले 60% था। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 विल मेक इलेक्टोरल रोल्स क्लीन। ऐसा बोलना है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटिकल गवर्नेंस पे कवर होगी। देखो इलेक्शन आने वाला है यूपी में, तो इस वजह से आ रहे हैं। देखो इस बिल से क्या होगा, अगर हम बिल को अमेंड करें तो इससे हम क्या करेंगे, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इलेक्टोरल रोल के डाटा को आधार डाटा से लिंक करेंगे। इससे क्या होगा, हम इलेक्टोरल रोल को और ज़्यादा क्लीन बना सकेंगे, जिससे क्या आएगा, जो भी वोटर लिस्ट में जो नेम्स की डुप्लीकेसी होगी वो एलिमिनेट होगा। हाउएवर एक्सपर्ट्स ने इस पर कुछ कंसर्न्स भी लाए। इन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। अगर बिल इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल रहा तो इसका लिंकेज कंपलसरी होना नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, जो नॉन सिटीजन्स हो गए उनको भी वोटिंग राइट्स मिल सकते हैं, बिकॉज जो आधार है वो तो एक रेजिडेंस का प्रूफ है, जबकि वोटिंग सिर्फ सिटीजन कर सकता है, रेजिडेंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप आधार के साथ लिंक करोगे तो एक रेजिडेंस बंदा भी क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, जो कि हमारा राइट है ही नहीं। इसके अलावा और रिफॉर्म्स हैं जिनको अभी भी एड्रेस करना बाकी है। सबसे पहले क्या है, डीपोलिटाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स बाय अपॉइंटिंग कमिश्नर, थोड़ा ब्रॉड बेस्ड को लीजिए। इसके अलावा हमें क्या करना है,
हमें और सिक्योरिटी फोर्सेस को रेज करना पड़ेगा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस इन द इलेक्शन। इसके अलावा जो स्टेट फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की बाय नेशनल इलेक्टोरल फंड और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी कितना एक्सपेंडिचर करती है उस पर कैप करना है, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब रिफॉर्म भी करनी है। इसके अलावा हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इंक्लूड करना है, ठीक है। एक तो हमें पता है फर्स्ट ओवर द पास और दूसरा प्रोपोर्शनल। हमारे इंडिया में फर्स्ट ओवर द पास चलता है, ठीक है। रीविजिटिंग द हमें आईटी एक्ट को भी द्वारा देखना पड़ेगा सो दैट हम सोशल मीडिया रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकें। आपने देखा वो कभी भी वोट डलती है तो उस पर्टिकुलर एरिया में नेट बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट एडजॉर्न साइन टाइम। तो गाइस ये जो माइंड म्यूजिक किस में कवर होगी, अगेन पॉलिटी में कवर होगी। देखो गाइस अब आपको पता होना चाहिए एडजॉर्न साइन टाइम क्या होता है, एडजॉर्न क्या होता है या क्या है। चल हम चलते हैं। देखो 3 सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है। समर मानसून सीजन है ना, समर और ये विंटर। तो अभी क्या है जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है वो एडजॉर्न हो गया, मतलब कि एडजॉर्न मतलब कि अभी जो स्पीकर है उसने बोल दिया कि ये खत्म हो गया, ठीक है। एडजॉर्न द डे अर्लियर देन शेड्यूल्ड विद द लोकसभा प्रोडक्टिविटी एट 82% एंड राज्यसभा की 48%। मतलब कि देखो जो सोचा गया था कि आज खत्म करेंगे हम सेशन, उससे एक दिन पहले क्या कर दिया, विंटर सेशन को खत्म कर दिया, जिसमें लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82% देखने को मिला और राज्यसभा की 48% है। एडजॉर्न साइड डाई का मतलब क्या है, अब पार्लियामेंट की जो सिटिंग है वो टर्मिनेट रहेगी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब कि जब तक स्पीकर, अब स्पीकर ने एडजॉर्न साइन नहीं कर दिया तो मतलब जब तक स्पीकर द्वारा रिकॉल नहीं करेगा तब तक पार्लियामेंट द्वारा नहीं बैठे, ठीक है। और ये पावर किसके पास होती है, उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर अब जरा देखते हैं अबाउट डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी। पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन की हो रही है। अगर हम कुछ प्राइलिम पीआरएस रिपोर्ट देखें 15th लोकसभा में 2009 से 14 में पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को फ्रीक्वेंट डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 61% रही है और राज्यसभा की 66% रही है। रीजंस क्या है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों जा रहा है, मतलब कि आप टर्मिनेट कर रहे हो एक दिन पहले, ये प्रोडक्टिविटी क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हम एक तो ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो स्पेशली पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज बिल हो गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल हो गया। इसके अलावा जो पार्टीज है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं वो डेडिकेटेड टाइम नहीं दे रहे कि आप डिस्कशन करने का। इस पे क्या है, एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट इनइफेक्टिव हो रही है, बिल्स जो पास हो रहे हैं वो आप हसल में कर रहे हो, ऑर्डिनेंस राज की दिख रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर एक बात बताओ कोई बिल अगर प्रोसेस से पास नहीं हो रहा तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू बना देगा जिसमें 2 मिनट लगते हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की कमी रहेगी। क्या करना चाहिए, देखो ऑर्डिनेंस सिर्फ तभी बनता है जब पार्लियामेंट छुट्टी पे नहीं है, लेकिन आप पार्लियामेंट के होते पे ऑर्डिनेंस ला रहे हो तो इससे पता चलता है कि पार्लियामेंट इफेक्टिव नहीं है, तो इससे पार्लियामेंट की बेइज्जती होती है एक तरह से। क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वी विल क्रिएट एनुअल कैलेंडर ऑफ सिटिंग, नंबर ऑफ सिटिंग डेज हमें बढ़ाने चाहिए, हमें ये करना चाहिए डिस्कशंस बढ़ाने चाहिए, मतलब अपोजिशन पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप भी डिस्कशन करो और मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, डिक्लाइन इन इम्पोर्ट ऑफ टॉय इनटू द इंडियन मार्केट। तो कई तीसरा माइंड न्यूज़ अगेन इकोनॉमी में कवर होगी। देखो अभी क्या है 2020-21 में देखने को मिला है जो टॉयज़ का इंपोर्ट होता है स्पेशली चाइना से, वो 53.58% डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एज कम्पेयर टू 19-20। सिमिलरली जो इम्पोर्ट टॉयज़ जो क्लासीफाई है एज पर अंडर दिस कोड, उसका भी रिड्यूस देखने को मिला है 37.6%। देखो HSN क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। देखो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट इज इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड सिस्टम कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। देखो HSN, अगर किसी भी प्रोडक्ट को HSN कोड मिल जाता है तो इसका मतलब उसका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ईजी हो जाता है, इसका मतलब वो ऑथेंटिक चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है कि कौन सा गुड नेशनल इंपॉर्टेंस का और इंटरनेशनल का, ठीक है। अब हम टॉयज़ की इंपॉर्टेंस इम्पोर्ट घटा रहे हैं तो इसका मतलब अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें इंडिया का हम देखते जरा, इंडिया नियर अबाउट $1.5 बिलियन टॉयज़ पे खर्च करता है इंपोर्ट करने में 2020 में, जिसमें से चाइना और ताइवान सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे टॉय को इंपोर्ट करते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्टडी की थी जिसमें बोला कि जो 67% जो टॉयज़ इंपोर्ट होते हैं वो टेस्टिंग सर्वे को फेल करते हैं,
जिसकी वजह से हमारे जो टॉयज आ रहे हैं वो सेफ नहीं आ रहे हो, बच्चों को हार्म पहुंचा सकते हैं। करंटली इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री वो अनऑर्गेनाइज्ड है। क्या स्टेप्स लिए गए सो दैट हम अपनी टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें? हमने ऑलरेडी 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को अप्रूव दे चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉय स्टोरी स्टार्ट करिए सो दैट हम अपनी लोकल टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें। नीड बेस्ड इंटरवेंशन की जरूरत है जिसमें हम 13 आइडेंटिफाइड हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर्स पे फोकस करेंगे। नेशनल टॉय फेयर को प्लान किया जाएगा फरवरी 2021 में। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी टॉय मेकिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों में फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड। अब गाइस हमें जरा अपने ट्रेडिशनल टॉयज पढ़ना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का ट्रेडिशनल टॉय कौन सा है? छन्नापट्टनम टॉय, किन्नर टॉयज। आंध्र प्रदेश स्पेशली गाइस जो साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्ट की जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क्स हो, या कोई भी मतलब कि स्पीसीज़ हो, एनिमल स्पीसीज़ हो, प्लांट स्पीसीज़ हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तेलंगाना का निर्मल टॉयज, तमिलनाडु का थंजम गोलू डॉल्स, छोपू सामान, मणिपुर का लाइफ हल्दीबी, असम का अश्करी कंडी टेराकोटा टॉयज, फाइन। ओडिशा का संबलपुर टॉयज, देखो संबलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, ठीक है। पंजाब का चखन जो हम लोग यार यहाँ पे करते हैं चंकन है ना, घुघू, लड्डू, हलवाई, ठीक है, किचन सेट्स वगैरह। गुजरात का ठिगरा डिगला, ठीक है। अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट उस पर। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 टू कंसीडर डिमांड क्लाइमेट टारगेट्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ एनवायरमेंट में कर रहे हैं, देखो गवर्नमेंट अब सोच रही है कि वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को रिवाइज करेगी और इसकी प्रिपरेशन अभी अंडर वे है, मतलब अभी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो ड्राफ्ट कौन प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट की एक्सपर्ट कमेटी इन अ वेक ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट्स। देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है वो फोकस करके किस तरह से हम फ्यूचर में रेगुलेटरी अरेंजमेंट, ऑप्टिमम रेगुलेटरी अरेंजमेंट ला सकें, कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स को स्टार्ट कर सकें, कुछ मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर सकें, और हम ये देख सकें कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। देखो एक तो हमने टारगेट रख लिया लेकिन हमें यही नहीं पता कैसे पूरा करना है। आपने टारगेट रख लिया दिन में 8 घंटे पढ़े लेकिन आपको पता ही नहीं करना कैसे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या की गई है इस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा? कोयल की, देखो कोयल बेस्ड जनरेशन है जो लोड को मतलब पूरा कर रहा है और बैलेंस कर रहा है अपने रिक्वायरमेंट्स को। कमर्शियली वायबल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन को हमें डेवलप करना है। इसके अलावा हमें न्यू कोल बेस्ड पावर जनरेशन को अभी नहीं लेना चाहिए अनलेस ये कुछ पुरानी यूनिट्स या नॉन फॉसिल सोर्सेज को डिमांड को पूरा ना कर पा रहा हो, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं या जनरेशन यूनिट्स हैं उनको रिटायर कर देना चाहिए, बाय कर देना चाहिए, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट्स हैं उसमें हमें क्या रेट्रोफिटिंग या तो उनको रेनोवेट करो, नया टेक्नोलॉजी लेके आओ कुछ, ठीक है, और उनको फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन बढ़ाओ। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, जो ग्रिड ऑपरेशन है उनको ऑप्टिमाइज करना होगा सो दैट वो रिन्यूएबल एनर्जी की रेशियो को हम बढ़ा सकें, ठीक है, को अभी हमें बढ़ाना है। इसके अलावा इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए डाटा थोड़ा का, कि इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 1990 से हर साल 5.85% बढ़ रहा है, और जिसमें कोयल अभी भी 55% जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन्स। अभी क्या इसको हेड किया गया प्राइम मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा, और इस नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन ने रिप्लेस किया था नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन, ठीक है। इसका टेनर होता है 5 साल का। इसका काम क्या होता है, जो भी सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जितनी पॉलिसीज बनती है उनको इम्प्लीमेंट करना, और गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन द कंसर्न ऑफ सीनियर सिटीजन। हर एक स्टेट में एक सिमिलर बॉडी एस्टेब्लिश करती है। पहली बार इसको प्रपोज किया गया था अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन 2011 में। नेक्स्ट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 2615। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें हम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान को। इस रेजोल्यूशन के बारे में हम देख सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन है, मतलब एक आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का एक्सेप्शन है जिसमें हम कुछ सैंक्शन भी अगर लगे हुए हैं अंडर पर्टिकुलर दिस इम्पोजन, तो उसके अलावा उसकी बावजूद भी हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर सके, हेल्प प्रोवाइड कर सके। फाइन। रेजोल्यूशन मैंडेट करता है रिव्यू ऑफ एग्जाम्पशन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। नेक्स्ट है वेबिनार ऑन द कोल्ड वाटर फिशरीज अनटैप्ड रिसोर्सेज। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो गाइस ये चीज़ें देखो पता होनी चाहिए कि कौन सा वेबिनार आ रहा है, तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या कौन सी काउंसिल किसके द्वारा हेड किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 3 चीज़ें दे देगा, बोलेगा 1 और 2, 1 2 3 सही है, क्या सही है, तो उसमें अगर एक भी चीज़ अगर आपको नहीं पता होगी ना तो दिक्कत हो जाएगा।
और आजकल एलिमिनेशन टेक्निक्स भी ज़्यादा चल नहीं पा रही हैं, ठीक है। इंडिया का रैंक 3rd है फिशरीज प्रोडक्शन में और 2nd है एक्वाकल्चर में। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर हमारे टोटल फिश प्रोडक्शन को 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और प्रीडोमिनेटली हमारे स्मॉल होल्डर फॉर्मर्स के द्वारा इसको डोमिनेट किया जा रहा है। फिशरीज और एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शन है वो हमारी इंडिया के जीडीपी को 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एग्रीकल्चर जीडीपी को 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा फिशरीज की वजह से हमारे इंडिया में नियर अबाउट 145 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट है प्रेले मिसाइल, लॉन्च किया गया डीआरडीओ के द्वारा और इसको टेस्ट कर लिया गया है और ठीक है सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, रेंज वेरी इंपॉर्टेंट 150 से 500 किलोमीटर, एक्यूरेसी इसकी 10 मीटर से कम तक की है। गाइडेंस सिस्टम है जो एक नेविगेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा विद एन इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। नेशनल ऑक्सीजन स्टीवार्डशिप प्रोग्राम, यूनियन गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें वो क्या करेंगे, कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से आप मेडिकल ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हो सो दैट आप वेस्टेज को प्रिवेंट करो। नेशनल ऑक्सीजन स्टीवार्डशिप प्रोग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक प्रोग्राम का पार्ट है जिसमें अंदर हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टीवार्ड विल बी आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेन करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये जो ट्रेन प्रोफेशनल होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन की थेरेपी और मैनेजमेंट को ट्रेनिंग को लीड करना है। इसके अलावा क्या करेंगे, अगर एक जैसे कोविड का एकदम से सर्ज आ गया तो उसमें किस तरह से ऑक्सीजन को डिलीवर करना प्रिपेयर है ना, उन सबको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है और कुछ ये नया चीज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट है ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम। अभी के जो यूजीसी है दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उन्होंने ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप को इम्प्लीमेंट किया है कोर्स के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, सो दैट हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में हायर एजुकेशन को प्रमोट कर सके बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स जो उस रीजन के नॉर्थ ईस्ट रीजन के। इसमें हम क्या करेंगे, 2017-18 से ऑनवर्ड इस स्कीम को ऑनबोर्ड किया जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। अब इसे भी पता होना चाहिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑफर की जाती है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया बाय नीति आयोग किसके अंडर, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। सो दैट हम क्या करते हैं, वर्नाकुलर मतलब क्या, जो आपकी खुद की लैंग्वेज आपकी मदर टंग, ठीक है, जिसमें हम इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स उनको एम्पावर करेंगे 22 मदर टंग्स में जो हमारी जैसे शेड्यूल लैंग्वेज हैं। इसके अंदर ये कि हम क्या करेंगे, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की नेसेसिटी कैपेसिटी को बिल्डअप करेंगे। इसके अंदर अटल इनोवेशन मिशन क्या करेगा, आइडेंटिफाई किया, उसको ट्रेन किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली और 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में वर्नाकुलर टास्क फोर्स को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। हर एक टास्क फोर्स में ऑफकोर्स जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सपर्ट्स टीचर्स उन सबको हायर किया जाएगा, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजनल अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, ठीक है, मातृभाषा, सो दैट जो हमारी आजकल गायब हो रही है उनको हम लेके आएँ। नेक्स्ट है स्यूडोएफ्ड्राइन, तो इसको एक सिंपैथोमेटिक ड्रग भी बोलते हैं विच इज़ यूज्ड, तो अगर आपको कोई जुकाम खांसी वगैरह हो रहा है, नेसल कंजेशन होता है, उसको रिलीफ मिलता है कोज बाय द एलर्जीज। एक तरह का कंट्रोल सब्सटेंस है इन इंडिया आउट ऑफ द 7, मतलब कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, कई ड्रग्स की तरह नया नहीं है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इनको हम प्रिक्योर्सर सब्सटेंस भी बोलते हैं, वो केमिकल्स which can be used for the manufacturing of narcotic drugs and psychotropic substance। इसके अलावा और कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एफिड्रिनाइड साल्ट, N-acetyl एंथ्रेलिक एसिड, एंथ्रेलिक एसिड एंड 2 अदर। इसके अलावा जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स या फिर और भी कुछ एजेंसीज हैं वो इन सब चीज़ों को देखती हैं। नेक्स्ट है टोलका पीएम, मे भी आपको पता होगा अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी हुई है, ठीक है। तो टोलका पीएम एक मतलब कि एंशियंट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है और ओल्डेस्ट लॉन्ग वर्क है तमिल लिटरेचर में। इस टेक्स्ट के कुछ प्लेसेस में सेकंड संगम भी पाई जाती है और जो फर्स्ट BC में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है उन्होंने, क्योंकि ये तमिल में लिखा हुआ है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन को रिलीज़ किया है और कन्नड़ ट्रांसलेशन को भी रिलीज़ किया है ऑफ 9 बुक्स, मतलब कि टोला ये मतलब कि इसकी तो हिंदी ट्रांसलेशन किया और कन्नड़ की भी ऐसे जो 9 बुक्स हैं उनको भी ट्रांसलेट किया है हिंदी में। जो टोलका पीएम हिंदी ट्रांसलेशन में उसको ट्रांसलेट किया किसके द्वारा, इनके द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टेट उनके लिए एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लास्ट न्यूज़, लोकल ब्रांड नाम दफा गुडनेस, इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। कहाँ पे, छांगलांग होमलैंड ऑफ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और जो कि अब ये पता होना चाहिए छांगलांग एरिया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, तांगसा, सिंगफो, टूटसा,
नॉक्सल, लिसूर, प्यूरेलो, तो ये सब ट्राइब्स हैं गाइस। करंटली क्या वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जैसे एडिबल जैसे बनाना चिप्स या कुछ मसाले जैसे जिंजर एंड टर्मरिक पाउडर, बेकरी आइटम्स हो गए या जो लोकली क्लोथ्स होते हैं या सैनिटरी नैपकिन, वो मार्केट किए जाते हैं अंडर दिस ब्रांड। ठीक है, तो ये एक तरह का ब्रांड है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू अ चेन ऑफ लोकल शॉप्स, विलेज हट्स या फिर नाबार्ड मार्केट्स के द्वारा। ठीक है, प्राइवेट एंटरप्राइज। नाम दफा एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स हैं 23 दिसंबर के वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।